Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Gulshan Khatun in Easy Study by Gul. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. कैन मैटर चेंज इज स्टेट? सो यस, मैटर अपना स्टेट बदल सकते हैं अगर हम उसमें टेम्परेचर या प्रेशर में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं. तो कैसे होते हैं चलिए देखिए. फर्स्ट अगर हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस देखते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर ये तीन हैं. तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए अगर हम इसे क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं. जब सॉलिड को आप हीट करते हो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो सॉलिड क्या में चेंज होता है, लिक्विड में. ठीक है. एंड लिक्विड को फर्दर जब हम हीट करते हैं तो ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगता है. एंड वेपर क्या है, गैस. ठीक है. तो सॉलिड से लिक्विड जो कन्वर्जन होते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न. या फिर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो इसलिए हम इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर लिक्विड को हम जब हीट करते हैं तो वो गैसेस वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं. या फिर लिक्विड जब बॉयल होता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ बॉइलिंग. उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग भी कहते हैं. ठीक है. तो ये दो नाम याद रखिएगा, सेम ही चीज़ है. फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाले, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन की प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन. एंड लिक्विड से गैस कन्वर्जन में इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन. ठीक है. तो फ्यूजन एंड मेल्टिंग बोथ आर सेम. एंड लिक्विड जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तभी वो गैस में चेंज होता है, इसलिए हम बॉइलिंग भी बोलते हैं इसको. अब हम इसका उल्टा देखते हैं. जब हम गैस को कूल करते हैं, राइट, इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं, तब ये गैस क्या में चेंज हो जाता है, लिक्विड में. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. सिमिलरली जब लिक्विड को हम फ्रीज में रखते हैं, ठीक है, जब कोई भी पानी लिक्विड को हम फ्रीज में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है. तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग. या फिर सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं. राइट. ठीक है. तो ये तो है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करके हम इसका स्टेट को बदल रहे हैं मैटर के, है कि नहीं. जब हम सॉलिड स्टेट ले लेते हैं आइस को, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या होता है, मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाता है, दैट इज़ वाटर. ठीक है. एंड फिर जब हम इसे हीट करते हैं फर्दर तो ये वेपर में चेंज होता है, दैट इज़ गैस. तो मतलब वाटर वेपर. ठीक है. कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो सॉलिड स्टेट से सीधा कैसे क्या में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट मेल्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट. ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या देखा, सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है जब हम उससे टेम्परेचर हीट करते हैं, देन वो लिक्विड से फिर गैस में होता है. बट कुछ सब्सटेंस है जिनके स्टेट सॉलिड होते हैं एंड वो सब्सटेंस सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए. ठीक है. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो सब्सटेंस सॉलिड से सीधा गैस में जाते हैं उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन. ठीक है. वाइस वर्सा हो जाएगा, या वो गैसेस कूल होके फिर से वो डायरेक्टली क्या होता है, बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा सॉलिड में आ जाता है, तो उसे भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं, सब्लिमेशन. ठीक है. तो सब्लिमेशन क्या है, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. वाइस वर्सा है, मतलब गैसेस भी डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है बिना लिक्विड में जाए, उससे भी हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. ठीक. अब इस चीज़ को हम एक एक्टिविटी से समझते हैं. तो सब्लिमेशंस को हम आगे एक एक्टिविटी से फर्दर फिर देखेंगे इसको डिटेल में बाद में. अभी हमने क्या देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैटर चेंज हो रहे हैं. ठीक है. मैंने यहाँ एक बीकर लिया है, इसमें कुछ मैंने आइस के पीसेस ले लिए हैं और यहाँ इसमें क्या रखा हुआ है, थर्मोमीटर. दिस इज़ व्हाट, थर्मोमीटर. ठीक है. जो ये थर्मोमीटर क्या कर रहा है, इसके टेम्परेचर को रीडिंग कर रहा है. तो क्योंकि इसमें आइस है तो यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस पे दिखा रहा है. ठीक है. हमने क्या किया,
इसे हीट प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिया हमने, बर्नर ऑन किया और ये हीट होना स्टार्ट हो गया। तो आप देखोगे जब हम हीट कर रहे टाइम आएगा दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप जब तक जैसे ही हमने हीट सप्लाई किया, टेम्परेचर हमने देखा थर्मोमीटर में ये इंक्रीज़ होने लग गया क्योंकि टेम्परेचर हमने प्रोवाइड कर दिया यहाँ से हीट के फॉर्म में। तो 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुँचता है, हम क्या देखते हैं कि ये जो आइस था वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आइस क्या हो रहा है, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। कौन से टेम्परेचर पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या देखा, जैसे ही टेम्परेचर रीडिंग थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेल्सियस दिखाया, ये आइस क्या हुआ, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कौन से टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। ओके, देन हम फिर से नोटिस कर रहे हैं कंटिन्यूस हीट प्रोवाइड करें। अब हमने देखा कि जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, रीडिंग जो है थर्मोमीटर में ये 0 डिग्री के बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, कब तक नहीं बढ़ा, जब तक हमने देखा ये सारी आइस के पीसेस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गए, तब तक हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहे हैं थर्मोमीटर में, जबकि हीट हम कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं, हमने हीट को स्टॉप नहीं किया। ठीक है, हीट कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है, बट जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आता है ये कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद ये टेम्परेचर रीडिंग आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, कब तक नहीं बढ़ा, जब तक ये सारे आइसेस मेल्ट नहीं हो गए थे। ठीक है, अगेन जैसे अब हमने देखा जब जैसे ये सारी आइस क्या में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, दैट इज़ वाटर। फिर हमने रीडिंग स्टार्ट किया, देखना ऑब्जर्व किया कि रीडिंग अब इंक्रीज़ होने लग गया। एंड अगेन हमने देखा जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आता है टेम्परेचर, एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, टेम्परेचर आगे और शो नहीं हो रहा है और रीडिंग हमें इंक्रीज़ होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आता है, हमें क्या दिखाई दे, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग गए। क्या में, वेपर में। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, बॉइलिंग। इसमें क्या हुआ था, आइस मेल्ट, आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, जिसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, एंड ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे टेम्परेचर पहुंचा, ये वाटर अब क्या में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, और इस प्रोसेस को बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, और इसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम फ्यूजन भी कहेंगे। ठीक है, अगेन जैसे ये वेपर में कन्वर्ट होने लग गए वाटर, फिर से हमें टेम्परेचर क्या दिखाई दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये अगेन स्टॉप हो गया, कांस्टेंट, 100 के बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा है टेम्परेचर। कब तक ऐसा रहा चेंज, जब तक ये सारी लिक्विड वाटर वेपर में चेंज नहीं हो गए। ठीक है, जैसे ही ये सारी लिक्विड वेपर बन के यहाँ से निकल नहीं गए, तब तक टेम्परेचर हमें कितना दिखाई दे रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस। एंड जैसे ये सारी वेपर ख़त्म हो गए, यहाँ से वाटर वेपर बन के ख़त्म हो गए यहाँ से, तब हमें ये टेम्परेचर अगेन इंक्रीज़ होते हुए बढ़ते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग गए थे, तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। सो ये याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमें समझ आ गया, मेल्टिंग पॉइंट इसे कहते हैं, इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि जो हम यहाँ बोला था मैंने कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे आया था, टेम्परेचर स्टॉप हो गया था और ये टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ा था, जबकि हीट का सप्लाई कंटिन्यूस था, राइट। तो जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, तो उस गैप में जब तक मैंने तो हीट को कंटिन्यूस सप्लाई रखा था,
तो वो हीट का यूज़ कहाँ हुआ, कहाँ गया वो हीट। इस हीट को वैसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट से हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। क्या होता है लेटेंट का मतलब, हिडन, जो चीज़ छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं है हमें। ठीक है, देखिए जो हम वो हीट को जो सप्लाई कर रहे थे, वो हीट 0 डिग्री के बाद टेम्परेचर में रीडिंग और आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन हीट कंटिन्यूस जा रहा। तो वो हीट कहाँ गए थे, वो हीट एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड आइस जो थे, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड थे, है कि नहीं, ये हमें पता है ना। तो जब हम वो हीट को प्रोवाइड कर रहे थे कंटिन्यूसली, 0 डिग्री के बाद टेम्परेचर रीडिंग आगे बढ़ ही नहीं रहता, तो वो हीट का क्या हुआ था, यूज्ड अप हुआ था। किस लिए यूज्ड हुआ था, ये बॉन्डिंग को ब्रेक करने में। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, इसे ब्रेक करने में, इसे तोड़ने में ये एनर्जी का यूज हुआ था, हीट का। तो ये हीट कहाँ गया था, यूज्ड अप हुआ था टू ब्रेक डाउन द बॉन्डिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस। ठीक है, आइस के बीच, आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, उसे तोड़ने में हीट का यूज़ हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेम इसमें भी यही प्रोसेस हुआ था। लिक्विड के पार्टिकल्स जब वेपर में कब चेंज हुए थे, 100 डिग्री सेल्सियस आते ही, और उसके बाद बहुत देर तक 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट हमें यही टेम्परेचर दिखाई दे रहा था, जब तक ये सारी वाटर वेपर में नहीं हो गया था। तो वो उतनी देर वो जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे थे, वो हीट क्या में यूज़ हुआ था, इस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने में उस हीट का यूज्ड अप हुआ था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। नाउ सी, तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट यूज़ हुआ था सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और इस लिक्विड से वेपर में जो कन्वर्ट होने के लिए जो हीट यूज़ हुआ था कन्वर्ट करने के लिए, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, समझ आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो रहा है ना, और वो जो हीट यूज़ कहाँ गया था, वो हीट यूज़ हुआ था इसको कन्वर्ट करने में, लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में, इसलिए फ्यूजन ही बोलते हैं ना हम इसको। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो हीट छुपा हुआ था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एंड इसमें भी लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट यूज़ हुआ था, जो हमें टेम्परेचर रीडिंग में शो नहीं हो रहा था, इसीलिए हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। सो आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। ओके, हाँ, इसमें दो चीज़ और, एक चीज़ याद रखनी है, मेल्टिंग पॉइंट कितने होते हैं आइस के, 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट कितने हैं वाटर के, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ, अगर स्टेट पूछा जाए, क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको स्टेट बताना है, क्या रहता है, मैटर का स्टेट किस फॉर्म में रहता है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जस्ट आइस मेल्ट होना स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं था कि पूरा मेल्ट हो गया था, राइट, जस्ट स्टार्टिंग हुआ था। तो इट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम स्टेट देखते हैं तो दोनों फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में भी है एंड सॉलिड फॉर्म में भी है। तो बोथ आप मेंशन क्या करेंगे, दो, सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ था मेल्टिंग होना। सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट क्या होगा मैटर का, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी तो क्या हो रहा था, लिक्विड जस्ट स्टार्ट हुआ था वेपर में चेंज होना। ठीक है, तो दोनों स्टेट प्रेजेंट है ना, लिक्विड भी है, गैसेस भी है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट सॉलिड लिक्विड फॉर्म में भी है और गैसेस फॉर्म में भी है। क्लियर, यस। नाउ अगर क्वेश्चन पूछता है 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर 120 डिग्री सेल्सियस तो 100 से एबव चला गया, और ये हमने ये भी देखा था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कब तक रहता है टेम्परेचर, जब तक ये सारी वाटर गैसेस में चेंज ना हो जाए, राइट। तो अगर 120 है मतलब अब तक सारे लिक्विड गैसेस में ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, तो इस डिग्री में कौन से स्टेट होंगे, ओनली गैस। क्लियर, तो ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, इसी पे है, आप कर लीजिएगा इसके बेस पे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट।
सो इट्स सिंपल। देखिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट जो किया है ये किस एटमॉस्फेयर पे किया है, जो हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसी पे किया। तो ऑलवेज रिमेंबर जब हम डिफाइन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को, तो हमेशा हम उसमें मेंशन करेंगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट कहाँ किया है, इस एटमॉस्फेयर में ही किया है, राइट। कोई अलग से मैंने एटमॉस्फेयर या प्रेशर एक्स्ट्रा या कम नहीं क्रिएट किया यहाँ पे, राइट। सो डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट का, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन से प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट वाटर का कितना, आइस का कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर केल्विन में हमें इसे लिखना होगा तो 273 केल्विन, ओके। डेसिमल पॉइंट कुछ है 273.16 होता है, बट हम इसे अप्रॉक्स करके सिर्फ 273 केल्विन ही शो करेंगे, राइट। एंड दिस बॉइलिंग पॉइंट, the temperature at which a liquid changes to its gaseous state at the atmospheric pressure is called boiling point। तो boiling point वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। जो भी अभी मैंने पढ़ा है इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। फ्यूजन क्या है, द प्रोसेस इज सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। Condensation क्या है, the process in which gases change into liquid is called condensation। Vaporization, the process in which liquid change into gas is called vaporization और boiling। तो vaporization को ही boiling बोलते हैं, ठीक है। Next sublimation क्या है, the process of changing a solid to gas directly without converting into liquid, vice versa is called sublimation, ठीक है। vice versa मतलब अगर यहाँ मैंने कहा है सॉलिड से गैस में, तो गैस से सॉलिड भी होता है, उसे ही वाइस वर्सा कहते हैं। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट्स, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस टू इट्स लिक्विड स्टेट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू व्हाट, 273.16 केल्विन, राइट। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या था, the temperature at which a liquid change to its gaseous state at the atmospheric pressure is called boiling point। so again boiling point water का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन सबको आप नोट कर लीजिए। अब ये नेक्स्ट लैटेंट हीट क्या है, ये भी मैंने बताया था, राइट। हिडन हीट को ही लैटेंट हीट कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे लैटेंट हीट को, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड लैटेंट हीट, राइट। सो दो टाइप का लेटेंट हीट देखा था हमने, राइट। एक क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स गैसेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट at atmospheric pressure is called latent heat of vaporization। clear। चलिए टेम्परेचर से रिलेटेड और एक चीज़ हम देख लेते हैं। टेम्परेचर को हम कौन से यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन, ठीक है। ये 3 यूनिट्स है जिससे हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है। केल्विन में बस के लिखते हैं हम, हाँ, ओके। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो ऑलवेज रिमेंबर 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन, ठीक है। तो अगर आपको कन्वर्जन करना हो सेल्सियस से, अगर केल्विन में हमें चेंज करना होगा, तो मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर गिवन है, फॉर एग्जांपल x टेम्परेचर गिवन है, इसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 273 को प्लस कर देंगे, ठीक है। ये है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्टिंग का फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर गिवन होगा सेल्सियस में और उसे आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें कितना ऐड करेंगे, 273 केल्विन ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, तब हम क्या करेंगे,
जो भी वो टेम्परेचर गिवन होंगे उससे हम माइनस कर देंगे 273 को। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, आपको इसको क्या में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो हम क्या करेंगे, 227 प्लस 273, ठीक है, और दोनों को प्लस करके आंसर यहाँ लिख देंगे। ये आपका आ जाएगा रिजल्ट केल्विन में, राइट। अब अगर हमको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मान लेते हैं मुझे क्वेश्चन से हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है। अब इसे मुझे क्या में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 300 से माइनस किसको करेंगे, 273 को माइनस करेंगे। तो 200 माइनस 73 जो आएगा आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। समझ आया ना। ये बस आप रूल याद रखें, बहुत ही ईजी, ये एग्ज़ाम में आते भी तो आप कर सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। बस ये याद रखना ये कांस्टेंट है। 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होता है, 273 केल्विन होते हैं। तो अगर हमें कोई यूनिट दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और इसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो हम इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। कितना प्लस करेंगे, 273। और अगर हमें केल्विन में कोई यूनिट्स दिया हुआ और उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो बस हम उसी टेम्परेचर से माइनस कर देंगे 273 को और हमारा आंसर सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप अब ये कर सकते हो, सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट। देखिए मैंने एक चाइना डिश में क्या रखा हुआ, इन्वर्टेड फनल है। इस चाइना डिश में मैंने लिया है कैम्फोर या फिर एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। दोनों में से आपको एक चीज़ ले लीजिए। उसके बाद इसे हीट करना है हमें। आप जैसे ही हीट करोगे आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ये सारे कैम्फर गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, गैसेस में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि मैंने इसे बंद कर रखा है ऊपर कॉटन प्लग से, तो ये गैसेस क्या होंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या करेंगे गैसेस, जैसे ही आप हीट करोगे कैम्फर गैसेस में सॉलिड स्टेट में है और ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो बाहर, क्योंकि ऊपर बंद है कॉटन प्लग से, तो इसे जब स्पेस नहीं मिलेगा बाहर निकलने का, तो ये गैसेस फनल के कंटेनर में वॉल में जाके स्टिक हो जाएंगे, इस पे जाके चिपक जाएंगे ऐसे, ठीक है। डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पे, इस फनल के वॉल पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ओके। तो इस एक्टिविटीज़ में हम क्या देख रहे हैं, हमने जब सॉलिड कैम्फर या एमोनियम क्लोराइड को हीट किया, ये सॉलिड स्टेट में था, जब हमने इसे हीट किया तो ये वेपर बन गया, सीधा क्या में चेंज हो गया, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हमने पीछे अभी पढ़ा था कि सॉलिड से लिक्विड देन गैसेस, बट यहाँ क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट से सीधा वेपर में चेंज हो रहा है। एंड ये वेपर को जब स्पेस नहीं मिला बाहर निकलेगा, तो ये वेपर जाके कहाँ डिपॉजिट हो गया, फनल के वॉल पे जाके डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जैसे ये सारे कैम्फर वेपर में चेंज हो गए, मैंने इस बर्नर को बंद कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर बंद हुआ, ये जो वेपर जाके कंटेनर के वॉल पे डिपॉजिट हो गया था, कूल होने के बाद फिर से क्या में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, हमने क्या देखा, सॉलिड से गैस बना और फिर जब टेम्परेचर कूल हुआ तो वापस से ये गैसेस क्या में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से सीधा कौन से स्टेट में चेंज हो रहा था, गैसेस में, एंड जब उस गैसेस को हम कूल कर देते हैं तो वापस से वो गैसेस फिर से सॉलिड में चेंज हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशंस। यहाँ तक अभी तक हमने ये देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से कैसे स्टेट चेंज हो रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रेशर्स के इफेक्ट। इस केस में क्या कर रहे हैं, देखिए मैंने इसमें क्या ले लिया, गैस लिया, क्योंकि ये पार्टिकल्स दूर दूर है ना, तो ये कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। एक सिलेंडर लिया, जब मैंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या हो गए, क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। जब मैंने प्रेशर अप्लाई किया इस सिलेंडर के ऊपर तो ये गैसेस के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, क्लोज आ गए। तो क्लोज आएंगे, स्टेट क्या हो जाएंगे, गैसेस से लिक्विड में चेंज होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज आ गए ना जब प्रेशर मैंने अप्लाई किया, राइट। एंड अगेन फर्दर मैंने और प्रेशर अप्लाई किया इस पे ऊपर, तो ये लिक्विड स्टेट से क्या में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में, ठीक है। क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज, एक दूसरे के एकदम क्लोज आ गए, इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं, बहुत ही कम स्पेस प्रेजेंट है। तो फर्स्ट केस में गैसेस था, जब मैंने इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो ये गैसेस
लिक्विड में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्लोज आ गए। एंड देन जब हमने फिर से और प्रेशर अप्लाई किया इस लिक्विड स्टेट पे, तो ये लिक्विड स्टेट क्या में चेंज हो गया? सॉलिड स्टेट में। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स और भी पहले से ज़्यादा क्लोज आ गए, राइट। तो हमने क्या देखा कि जब हम प्रेशर अप्लाई कर भी स्टेट चेंज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स और इसका हम सब इजीली, जैसे कि हमारे घर में जो किचन में सिलेंडर होता है वो छोटा सा होता है, आप देखते हैं कितनी दिन चलता है। हम उसमें बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को पैक करके अंदर हाई प्रेशर में दबा के रखते हैं, ठीक है। एलपीजी, हम जो सिलेंडर यूज़ करते हैं घर में, उसका क्या नाम रखा गया है? एलपीजी। इसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखिए, जब हम लिक्विड को अंदर हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं तो वो क्या में चेंज होता है? देखो, जब हम गैस ऑन करते हैं तो वो दिखाई देता है क्या? पानी निकलते क्या? नहीं ना, बट नाम तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। क्यों? क्योंकि अंदर हाई प्रेशर में लिक्विड को जब हम स्टोर करके रखते हैं तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो चुका होता है, इसीलिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। तो समझ आ रहा होगा आपको कि अंदर हाई प्रेशर में जब हम रखते हैं प्रेशर अप्लाई, तो स्टेट भी चेंज हो जाते हैं मैटर का, ठीक है। एक एग्जाम्पल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड हम किस फॉर्म में देखें? गैसेस फॉर्म में होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। क्यों ड्राई आइस कहते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस स्टेट में था, अंदर हाई प्रेशर में जब हम इसको स्टोर करते हैं तो ये गैसेस सीधा क्या में चेंज हो जाता है? सॉलिड में चेंज हो जाता है, बिना लिक्विड में चेंज हुए। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। तो देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ड्राई आइस। क्यों सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं? वाई? बिकॉज इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। वही चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ भी बता रहा है कि जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं तो वो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली क्या में चेंज हो जाता है? सॉलिड में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ओके। इसीलिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक के हैं। हाउ डज यू कैन लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमें इस क्वेश्चन में मेथड बताने हैं जिससे हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। सो कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, ओके। तो इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एवापोरेशन। सो एवापोरेशन को समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं। देखिए, जब हम कपड़े धुला के सुखा देते हैं तो कुछ घंटों बाद अगर तेज़ धूप है तो हमारे कपड़े शाम तक सूख जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम कुछ वेसल्स में, कोई बर्तन में पानी रख देते, धूप है जिस दिन बाहर, तो कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद हमें वो पानी क्या होता है? लेवल उसका कम हो जाता है। या फिर हम इसे ऐसे भी समझे जैसे कि रात को बहुत तेज़ बारिश हुई, छत पूरा हमारा पानी से भर गया था, या रोड में कहीं गड्ढा था कहीं तो वहाँ पे पानी भर गया था, बट जैसे ही धूप हुआ निकला, दोपहर में तेज़ धूप निकला, सारे पानी गायब हो गए, ठीक है। छत भी हमारा सूख गया, कपड़े भी सूख गए, वो रास्ता में जहाँ गड्ढा हो गया था वहाँ के पानी जमा जो था वो भी गायब हो गया। तो ये वाटर कहाँ गया? ठीक है, पीछे पढ़ा था कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये पानी जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस रीच होता है तो ये वाटर क्या में चेंज होने लगता है? वेपर में चेंज होने लगता है, राइट। एंड ये वाटर वेपर बन के यहाँ से गायब होने लगता है, ठीक है। हमने यही देखा था ना। तो बट यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। जो ये वेसल्स में पानी है, या जो ये कपड़े भीगे हुए हैं, या फिर जो हमारे छत पे पानी भर गए थे, या रोड में जहाँ गड्ढे थे वहाँ के पानी, क्या वो भी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हुआ था फिर गायब हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ ना, हमने तो टेम्परेचर दिया नहीं इतना, राइट। तो ये फिर पानी कहाँ गायब हो गया बिना 100 डिग्री सेल्सियस रीच हुए, ठीक है।
तो ये पानी कैसे निकल गया, मतलब ये पानी कैसे गायब हो गया। जब तक हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म नहीं या टेम्परेचर पे नहीं रखते हैं तब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। हमने क्या देखा कि बिलो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें वाटर बॉयल होने लगता है, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो हमने देखा कि ये जो एग्जाम्पल्स अभी जो मैंने डिस्कस किया इसमें हमने देखा कि बिना 100 डिग्री सेल्सियस रीच हुए कपड़े सूख गए हमारे, पानी छत के भी गायब हो गए, गड्ढे की भी गायब हो गए। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन, ठीक है। तो एवापोरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। वो प्रोसेस जिसमें वाटर क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बट टेम्परेचर क्या होना है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। क्लियर। बहुत सारे बच्चों को एवापोरेशन एंड वेपराइजेशन में कन्फ्यूजन होता है। देखिए एवापोरेशन क्या है, जब लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है एट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वेयर इज वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। एक बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और एक बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। वेयर इज एवापोरेशन क्या है, सरफेस फेनोमेना है, और वेपराइजेशन क्या है, बल्क फेनोमेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, कन्फ्यूजन आपको नहीं होंगे। सो नाउ अब हम देखते हैं एवापोरेशन के फैक्टर्स क्या क्या है, राइट। कौन कौन से फैक्टर्स एवापोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसके रेट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जब हम कपड़े को सुखाते हैं तो कपड़े को हम हमेशा फैला के सुखाते हैं, ना कि एक जगह करके, राइट। हम एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, दोनों वेसल्स है, बस डिफरेंस क्या है, एक का सरफेस बड़ा है और एक के सरफेस छोटा है। तो जब पानी को, ये दोनों वेसल्स को सन में, धूप में रख देते हैं, आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उसका पानी जल्दी ख़त्म होगा, पर जिसका सरफेस एरिया कम है उसका पानी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा अगर हम ऐसा करते हैं, आप करके देखिएगा, ठीक है। और फिर हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े को हम नहीं फैलाएंगे, बस ऐसे ही रख देंगे, और एक तरफ क्या करेंगे, हम रस्सी में सारे कपड़े को फैला के सुखाएंगे, तो आपको क्या पता चलेगा, 4 घंटे बाद जिस कपड़े को आपने नहीं फैलाया था वो अभी भी भीगा होगा, और जिस कपड़े को आपने फैला के सुखाया था वो सूख गया होगा। तो इन सारे एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता चलता है, मतलब सरफेस, ये क्या हो रहा है, सरफेस अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एवापोरेशन का रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एवापोरेशन रेट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। एवापोरेशन के रेट भी क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, राइट। सो एवापोरेशन इज व्हाट, इट्स सरफेस फेनोमेना। एवापोरेशन क्या है, ये सरफेस फेनोमेना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा एवापोरेशन, क्योंकि देखो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, जो ये सरफेस लेवल पार्टिकल्स है ना, उनके काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होते हैं, और जो पार्टिकल्स अंदर हैं उनके काइनेटिक एनर्जी अलग होते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब सन इसके ऊपर आता है तो इस वाले सरफेस एरिया के ऊपर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से ये क्या करते हैं, फटाफट अपनी बॉन्डिंग तोड़ के यहाँ से जल्दी ही बाहर निकल जाते हैं, और वो वेपर में कन्वर्ट होके निकल जाता है, यहाँ से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, राइट। तो ये हो गया सरफेस फेनोमेना, समझ आया होगा कि कैसे होता है सरफेस फेनोमेना, हम क्यों बोल रहे हैं इसको। लेकिन जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक सरफेस वाला वाटर बॉईल होता है, होल वाटर गेट बॉइल्ड, राइट। तो बॉइलिंग प्रोसेस जो क्या होता है, बल्क फेनोमेना होता है। क्या होता है, बल्क फेनोमेना। देखो हमने ये चीज़ भी पढ़ा है, वेपराइजेशन, राइट। वेपराइजेशन में हमने क्या देखा था कि वाटर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे रीच होता है, वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, उसे हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं, ओके। सो वेपराइजेशन हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद होता है, बट एवापोरेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स में एवापोरेशन प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है, ओके।
तो पहला हमने देख लिया, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो एवापोरेशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये उसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? फर्स्ट, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, एवापोरेशन रेट ऑल्सो गेट इंक्रीजेज। सेकेंड क्या हो जाएंगे? अभी देखिए, जब हम जिस दिन धूप नहीं आता है उस दिन भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तेज़ हवा चल रही है तो उस दिन भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि विंड तेज चल रहा है। तो अगर हाई विंड है तब भी एवापोरेशन का रेट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से क्या होता है? अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी का मतलब है मॉइस्चर, राइट, एयर में मॉइस्चर का प्रेजेंस होना, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर हमारे एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन क्या होता है? कम होते हैं, मतलब कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। ठीक है, एवापोरेशन रेट क्या होता है? स्लो हो जाता है। सो ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी क्या होगा? एवापोरेशन रेट गेट डिक्रीजेस। ओके, एंड व्हाट अबाउट टेम्परेचर? यस, हमने देखा अगर हम पानी को गर्म भी करते हैं तब भी जल्दी एवापोरेट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी एवापोरेशन रेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड विंड स्पीड। तो हमने फैक्टर्स टोटल 4 देखे। सरफेस एरिया, उसके बाद देखा हमने इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड थर्ड ह्यूमिडिटी, फोर्थ विंड स्पीड। एक बार फटाफट से हम इसे समराइज कर लेते हैं। देखिए फैक्टर्स क्या क्या एवापोरेशन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एवापोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर एवापोरेशन ऑल्सो गेट इंक्रीजेज। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एवापोरेशन का रेट क्या होगा? स्लो हो जाएगा। एंड विंड स्पीड, ऑन इंक्रीजिंग विंड स्पीड एवापोरेशन ऑल्सो गेट इंक्रीजेज। तो हमने क्या देखा? सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड विंड स्पीड, ये तीनों फैक्टर अगर इंक्रीज होते तो एवापोरेशन भी इंक्रीज होते। सिर्फ एक ही केस में एवापोरेशन का रेट कम होता है, ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में। ठीक है, कब होता है? जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन का रेट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये एवापोरेशन क्या है और उनके फैक्टर क्या है समझ आ गए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इजी, आप इसे याद रखिएगा। फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं, आप इसे मेमोराइज मत कीजिए, इसको समझिए, बहुत ही इजी है। ठीक है, हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग? एवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब वेसल्स में हम पानी लेते हैं और इसे धूप में रख देते हैं तो क्या होता है? एवापोरेशन प्रोसेस होता है। तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, गैसेस में कन्वर्ट होने के लिए इसे क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है ना, ब्रेकडाउन। हमने क्या देखा था? जब हम वाटर को हीट करते हैं तो ये वाटर के पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो क्या होता है? एक दूसरे से हिंडर होते हैं, ब्रेक होते हैं एंड वहाँ से निकलते हैं, तब वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता था? एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो एवापोरेशन प्रोसेस में तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर? हम नहीं कर रहे हैं, हम हीट नहीं करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद होता है। तो क्या होता है? देखिए, ये वाटर पार्टिकल्स एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं? अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं। इससे तो एनर्जी चाहिए ना, वाटर के पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? कहीं और से नहीं, अपने ही सराउंडिंग से लेते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही उसे एनर्जी मिलता है, मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होके निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, सो जब इन्वायरमेंट से एनर्जी लेते हैं तो इसी वजह से, क्योंकि इन्वायरमेंट का एनर्जी तो यहाँ यूज़ हो गया ना, तो इस वजह से यहाँ कैसा इफेक्ट होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, इसे हम और एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम देखें हैं, जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, हमारे छत, बिल्डिंग, हमारे रूम के ऊपर के जो छत होते हैं वो क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? छत पे पानी डालते हैं, राइट। यस, हम रात को क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं। उससे क्या होता है? देखो, जो हमारी छत है ना, वो पूरा गर्म हो जाता है, सन रेज़ की वजह से गर्म हो जाता है। तो जैसे ही हम वाटर उस पर डाल देते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या करता है? वो हीट एनर्जी को लेके
वो आप वेपर में कन्वर्ट होके निकल जाता है वहाँ से, तो हमारी छत कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं हम, नेल रिमूवर, जो नेल पेंट हम लगाते हैं ना, उसे रिमूव करने के लिए एक लिक्विड आते हैं एसीटोन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर बोलते हैं, वो एसीटोन होता है। उसे जब हम अपने हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, कैसा फील होता है, ठंडक लगता है ना। हमें देखना आप उसे हाथ में, लड़कियों को ज़रूर पता होगा ये बात, क्योंकि कभी एक्सीडेंटली भी अगर गिर जाते हैं हाथ में तो हमें कैसा महसूस होता है, बहुत ठंडा लगता है, राइट। ऐसा क्यों होता है, देखो मान लो इतने पोर्शन में मैंने रखा अपने हाथ में, ठीक है, तो इतनी वाली पोर्शन में ही हमें ठंडक महसूस होगी, पूरी हाथों में नहीं महसूस होगी। जितने पोर्शन में आपने उसे रखा उतनी ही पोर्शन में हमें महसूस होता है ठंडक। क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, देखिए ये अभी हमने समझा इस चीज़ को कि इसके मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ नेल पॉलिश रिमूवर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एसीटोन, ये क्या करेंगे, हमारे हाथ के टेम्परेचर को यूज़ करके वेपर बन के यहाँ से निकल जाते हैं, और हमारे हाथ के उस पोर्शन की एनर्जी क्या होता है, यूज्ड अप हो गए, तो वहाँ कैसा महसूस होता है, हमें ठंडक महसूस होता है। ठीक है, सो ये इफेक्ट है, याद रखिएगा एवापोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट करता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो या लिक्विड हो, वो एवापोरेट होने के लिए क्या करता है, एनर्जी लेता है सराउंडिंग से, और उसी एनर्जी से वो कन्वर्ट होता है वेपर में एंड एयर में मिक्स हो जाता है, चला जाता है, एंड देन हमें उस वजह से क्या होता है, ठंडक महसूस होते हैं। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे कि हाउ डज एवापोरेशन कोज कूलिंग, एवापोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट करता है, तो आपको जो अभी मैंने समझाया उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इन एन ओपन वेसल लिक्विड एवापोरेट्स कंटिन्यूसली, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब द हीट ऑफ सराउंडिंग एंड चेंज इनटू वेपर। सराउंडिंग की हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है और फिर उसी एनर्जी से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस मेक्स द सराउंडिंग कूल, राइट। नाउ व्हाई डज वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, समर में हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, देखिए समर में क्या होता है, हमें स्वेटिंग बहुत होती है, और कॉटन इज़ ए गुड एब्जॉर्बर, राइट, वी नो दैट कि कॉटन बहुत ही अच्छा एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सराउंडिंग में क्या होता है, एक्सपोज करने लगता है उसे, और एवापोरेशन इससे होता है, और जब भी एवापोरेशन होता है हमें कैसा महसूस होता है, कूलिंग महसूस होता है, इसलिए हमें कॉटन क्लॉथ्स पहननी चाहिए समर में। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, तो ये भी उसी पे बेस्ड है कि जब भी हम फ्रिज से ग्लास ऑफ वाटर निकालते हैं, या फिर फ्रिज से हमने ठंडा पानी निकाला और जैसे ही हम उसे ग्लास में डालते हैं, हमें थोड़ी देर बाद क्या दिखाई देता है, ग्लास के आउटर सरफेस बाहर पे क्या दिखाई देता है, दैट वाटर के ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे दिखाई देते हैं। पानी की बोतल को ऐसे बाहर जैसे ही रखते हैं, सराउंडिंग के जो एटमॉस्फेयर के जो एयर होते हैं वो जाके क्या होते हैं, जाके उससे कंटेनर के आउटर सरफेस से टकराते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो कूल है ना, फ्रिज से जो हमने वाटर निकाला वो बहुत ही ठंडा है, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर का एयर क्या है, गर्म है, तो जैसे ही वो जाके टकराता है इसका एनर्जी क्या होता है, लूज़ कर जाता है। ठीक है, इसका एनर्जी को वो ठंडा वाला वाटर क्या करता है, ग्लास ऑफ वाटर लूज देयर एनर्जी एंड क्या में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है वेपर एयर जब कूल होता है, ठंडा होता है, तो वो क्या में कन्वर्ट होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही हमें ड्रॉपलेट्स पानी के बोतल के बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है, या ग्लास ऑफ वाटर के बाहर दिखाई देते हैं। क्लियर? So the water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. ठीक है, नेक्स्ट एवापोरेशन। तो एवापोरेशन भी बता दिया मैंने क्या है, इसको आप कैसे लिखिएगा, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेस टू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। एंड एवापोरेशन क्या है, इट्स ए सरफेस फेनोमेना। एवापोरेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं, सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया मेक्स द एवापोरेशन फास्टर, टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर मेक्स द एवापोरेशन फास्टर, wind speed, increase in wind speed makes the evaporation faster, humidity, increase in humidity makes the evaporation slower, क्योंकि हमने
मैंने पीछे समझाया था आपको कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आप इसे भी नोट कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।